प्रिंसिपल साहब ने कहा कि ये बच्चा पढ़ नहीं सकता है, इसको आप मत पढ़ाओ, ये पढ़ने वाला नहीं है। मेरे फादर भी काफ़ी इस बात को सोचकर दुखी हुए। वहीं से मोटिवेट होकर मैंने स्टार्ट किया। पहले 6 मंथ्स में एक बच्चा आया, उसके बाद कभी बच्चा आया ही नहीं। मैं हार कर उसको बंद कर दिया। लोग ये सोचते थे कि अच्छा, इस तरह के इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ ये ज़रूर लूटते होंगे। मुझे लग रहा था शायद मैं इस फील्ड के लिए नहीं हूँ, मुझे कुछ और देखना होगा। लोन भी मेरे ऊपर था। फाइनली बहुत परेशानी के बाद मैंने तीसरी बार जब स्टार्ट किया क्लास, तो नथिंग इज वेटेड, वी आर लाइट ओनली। भारी कुछ भी नहीं होता, हल्के हम खुद होते हैं। 4 साल के बच्चे को जब आप एक 15 लीटर पानी से भरे बकेट को उठाने के लिए आप बोलोगे, तो वो निश्चित तौर पर वो नहीं उठा पाएगा, उसे वो भारी लगेगा। लेकिन वही बच्चा जब 18 या 20 साल का होता है, तो आप अगर उसे उठाने को कहोगे तो वो ईजिली उसको उठा पाएगा। तो इसलिए भारी कुछ भी नहीं होता है, मकसद होता है हमें उससे ज़्यादा भारी बनने की। मेरा नाम तबरेज़ आलम है। एजुकेशन के फील्ड में मुझे लोग टी आलम के नाम से जानते हैं। मेरा गांव दरभंगा शहर के एक केवटी प्रखंड में एक छोटा सा गांव है, भेड़िया ही, वहाँ से मैं बिलोंग करता हूँ। तो शुरुआती पढ़ाई जब मैंने किया, तो वो जो नॉर्मली गांव में बच्चे वो चटाई पे बैठ के या बोरा लेके स्कूल जाते हैं, कुछ इस तरह से मैं शुरुआती दौर में ऐसा ही स्कूल गया हूँ। उसके बाद दरभंगा शहर के एक स्कूल में मेरा दाखिला करवाया गया। जब वहाँ पे एडमिशन के लिए मेरे से एंट्रेंस टेस्ट लिया गया, तो उसमें नंबर कुछ इस तरह से आया कि आपको जानकर हैरत होगी कि प्रिंसिपल साहब ने कहा कि ये बच्चा पढ़ नहीं सकता है, इसको आप मत पढ़ाओ, ये पढ़ने वाला नहीं है। ये वर्ड प्रिंसिपल साहब का था। हालांकि मैं भी सरप्राइज्ड हुआ, क्योंकि मैं अपने स्कूल में टॉपर रहा करता था। ये प्रॉब्लम मेरी 2 वजह से हुई थी। एक तो ये था कि वो एनवायरनमेंट मुझे शायद इससे पहले नहीं मिला था जो उसे स्कूल का था। शायद मैं देखकर उसको डर गया होऊंगा। या फिर दूसरी एक वजह ये भी थी कि जो क्वेश्चन मेरे से पूछा गया, जो क्वेश्चन शीट था, वो कम्प्लीटली इंग्लिश में था और मुझे इंग्लिश के बारे में बहुत ज़्यादा नॉलेज नहीं था। तो मेन सब्जेक्ट मैटर पता होते हुए भी मैं जवाब नहीं दे पाया। मेरे फादर भी काफ़ी इस बात को सोचकर दुखी हुए, लेकिन उनकी बातों को मैंने थोड़ा सा नोटिस में भी लिया, फिर पढ़ना स्टार्ट किया। फाइनली क्लास 10th में मैं अपने स्कूल में टॉप आया। उसके बाद मैंने फिर आगे की पढ़ाई सीए में, कॉलेज है दरभंगा में, कॉमर्स के साथ हमारी पढ़ाई स्टार्ट हुई। कॉमर्स उस टाइम पे लेना अपने आप में बहुत ही, मतलब ऐसा माना जाता था कि लोग ऐसा कहते थे कि यार तुम तो पढ़ने वाले थे, तो तुमने कॉमर्स क्यों लिया। हालांकि ये सोच मेरे ख्याल से सही नहीं, क्योंकि एज ए कॉमर्स टीचर मैं बताना चाहूँगा कि आप जितने भी मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ की बात करेंगे, आप अगर गूगल करके देखें तो आप महसूस करेंगे मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ में सबसे पहले कॉमर्स की सीट फुल होती है। कॉलेजेस में स्टूडेंट कॉमर्स के ज़्यादा पाए जाते हैं। जब 12th पास हो गया मैं, तो चार्टर्ड अकाउंटेंसी के लिए मुझे दिल्ली जाना था। जब मुझे दिल्ली में एडमिशन करवा दिया गया, तो फिर एक बार और मैंने परेशानी महसूस किया कि वहाँ जब पहली बार वहाँ पे एक सीए भगवान लाल सर का टॉपर्स क्लासेस होता था, उनमें वहाँ पर P1 में हमारा एडमिशन हुआ चार्टर्ड अकाउंटेंसी में। जब मैंने पहली क्लास मैंने वहाँ अटेंड किया, तो फिर मैंने महसूस किया कि मैं शायद इस क्लास का सबसे बेवकूफ़ स्टूडेंट हूँ। हालांकि 10th में मैं टॉप आया था, 12th में मैंने अच्छा किया था, फिर भी वहाँ पर मैंने ये महसूस किया। सीए इंटरमीडिएट के दौरान, जो हमारे टाइम पे P2 होता था, उसके दौरान एक ग्रुप पास होने के बाद मैंने सोचा कि क्यों ना टीचिंग में आ जाए। मेरे एक दोस्त थे, वहाँ पर एक प्रीत विहार में एक सेंटर होता था, निफा, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फाइनेंस एंड अकाउंट्स। वहाँ पर एक टैक्स फैकल्टी की ज़रूरत थी, इनकम टैक्स पढ़ाने के लिए एक फैकल्टी की ज़रूरत थी, इनकम टैक्स और सेल्स टैक्स। उस टाइम पे वो सेल्स टैक्स होता था, जो अभी जीएसटी है। तो उन्होंने मुझे मोटिवेट किया और मैंने भी महसूस किया कि नहीं, मुझे टीचिंग स्टार्ट करनी चाहिए। तो मैं पहली बार मैं पढ़ाने गया नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फाइनेंस एंड अकाउंट्स में, दैट इज़ निफा में। तो वहाँ जो मैं पहली बार स्टूडेंट को फेस किया, तो वहाँ पर या तो स्टूडेंट मेरे उम्र के थे या फिर मेरे से ज़्यादा उम्र के थे। कई मैरिड स्टूडेंट्स भी थे, क्योंकि वो एक कोर्स चलाते थे अकाउंटेंट बनाने के लिए। और वहाँ पे मिनिमम क्वालिफिकेशन थी कि सेमी चार्टर्ड होने चाहिए, मतलब कि सीए इंटर क्वालिफाइड होने चाहिए, तभी कोई टैक्स फैकल्टी वहाँ पे हो सकता था। और उस वक्त काफ़ी चर्चित था वो निफा। 170 प्लस ब्रांचेस थे उसके देश भर में। पढ़ाते पढ़ाते मैंने महसूस किया, इधर सीए भी मेरा चल रहा था, कि मुझे भी क्यों अपना एक नाम, अपना एक ब्रांड बनाना चाहिए। वहीं से मोटिवेट होकर मैंने स्टार्ट किया।
एक नया नाम मैंने क्रिएट किया और उसके लिए ट्रेडमार्क के लिए भी मैंने अप्लाई किया और एक नाम सोचा मैंने, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फाइनेंस एंड टैक्सेशन। उसका शॉर्ट फॉर्म निफ्ट आता है। दुबई डैक्स से मैंने इसका ISO सर्टिफाइड भी करवाया। इसके बाद कुछ अपने नाम के साथ बुक पब्लिश भी करवाया, उसका कॉपीराइट वगैरह भी मैंने लिया। इसके बाद मैंने दिल्ली के करोल बाग में एक इंस्टीट्यूट स्टार्ट किया। इसका पहला सेंटर मैंने स्टार्ट किया। पहले 6 मंथ्स में एक बच्चा आया, उसके बाद कभी बच्चा आया ही नहीं। 6 महीने तक लगातार उसको शुरू करने के मतलब चलाने के बाद मैं हार कर उसको बंद कर दिया और फाइनली फिर मैंने सोचा कि क्यों ना इसकी शुरुआत दरभंगा में की जाए। दरभंगा में स्टेशन के पास इसको मैंने फिर से स्टार्ट किया एक नए अंदाज से। बैंक से लोन लेकर उसको मेरे वालिद मोहतरम ने हमें सपोर्ट किया। वो बहुत सपोर्ट किया करते थे। अगर आप कुछ नया करना चाहते हैं तो वो बहुत ही मोटिवेट करते थे। तो वो उन्होंने कभी हमें कुछ नेगेटिव चीज़ें नहीं कही, उन्होंने फिर से हमें प्रोत्साहित किया और हमने दरभंगा में इसको स्टार्ट किया। लोन लेकर, बैंक से लोन लेकर हमने इसको स्टार्ट किया। हमने उसको फिर से वो लुक देने की कोशिश किया जो नॉर्मली दूसरे शहरों में, बड़े शहरों में कोचिंग का, क्लासेस वगैरह का लुक मतलब होता था। उसमें एयर कंडीशन लगाया, सारी चीज़ें, सोफ़ा वगैरह मेंटेन किया। वहाँ भी कुछ इसी तरह का मामला हुआ जैसा कि दिल्ली में मैंने झेला था। यहाँ पे तो और ज़्यादा परेशानी स्टार्ट हो गई कि लोग ये सोचते थे कि अच्छा इस तरह के इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ ये ज़रूर लूटते होंगे, क्योंकि वहाँ पर उस टाइम पे, ये बात मैं 2010 की कर रहा हूँ, तो लोगों को लगता था कि ये कुछ खास नहीं होगा। फिर जब वो मैंने एक कोर्स स्टार्ट किया था वहाँ पे, सर्टिफाइड कॉर्पोरेट अकाउंटेंट। वहाँ पे बच्चों को इनकम टैक्स सिखाता था मैं, अकाउंटिंग सिखाता था, मतलब हर वो चीज़ें सिखाने की कोशिश करता था ताकि वो सीखकर किसी ऑर्गेनाइजेशन में, किसी कंपनी में अकाउंटेंट का जॉब ले सकें। लेकिन वो फाइनली सक्सेस नहीं हुआ। फिर बाद में मैं RGCSM, एक कोटा का एक ऑर्गेनाइजेशन है, वहाँ से मैं जुड़ा कि शायद कुछ बच्चे इसके माध्यम से आ जाएंगे। फिर सक्सेस नहीं हुआ। फिर मैंने सोचा कि जो इनकम टैक्स में दिल्ली में पढ़ाता था, क्यों ना सिर्फ फ्री इनकम टैक्स क्लासेस के नाम से इसको शुरू किया जाए। आप यकीन माने, शहर भर में मैंने 5000 फिर से खर्च करके उस टाइम पे पोस्टर्स पूरे शहर में लगभग चिपकाया और मैंने वहाँ पे मेंशन किया फ्री इनकम टैक्स क्लास। एक स्टूडेंट सिर्फ इसमें आए। फिर लगभग 1.5 साल के स्ट्रगल के बाद वो जगह भी मैंने खाली कर दिया, क्योंकि अब रेंट देने के लिए ज़्यादा पैसा था नहीं। घर से जो दिया जा सकता था वो पॉसिबल उससे ज़्यादा नहीं था। मैंने फिर से सोचा कि क्यों ना एक बार और शुरुआत किया जाए। फिर मैंने तीसरी बार दरभंगा के खान चौक मौलागंज में मैंने तीसरी बार फिर से एक नए ही उत्साह के साथ फिर मैंने स्टार्ट किया। तब तक मैं लगभग बहुत हद तक टूट चुका था। मुझे लग रहा था शायद मैं इस फील्ड के लिए नहीं हूँ, मुझे कुछ और देखना होगा, या फिर से दिल्ली जाना होगा, या फिर से जॉब स्टार्ट कर देना चाहिए। और मैं आपको बता दूँ, उस टाइम पे इतने सारी चीज़ों तक आते आते चूँकि मैं अब तक खुद कमाया नहीं था, कुछ दिनों तक मैंने सिर्फ दिल्ली में कमाया था, उसके बाद तो कमाई हो नहीं रही थी। तो लगभग मैंने बहुत सारा पैसा परिवार का मैंने कह सकते हैं कि मैंने खर्च कर दिया था, या लोन भी मेरे ऊपर था, उसका इंस्टॉलमेंट मैं नहीं दे पा रहा था और लगातार बैंक से नोटिस भी आते था। फाइनली बहुत परेशानी के बाद मैंने तीसरी बार जब स्टार्ट किया क्लास, तो वहाँ भी पहले 6 महीने तक हमारे पास, मुझे याद है, 30 स्टूडेंट्स होते थे। फर्स्ट 6 मंथ में हमारे पास ओनली 30 स्टूडेंट्स होते थे सुबह से शाम तक। चूँकि 11th 12th की शुरुआती क्लास मैंने करवाया, मैंने एक छोटा सा बोर्ड लगाया वहाँ पर कि कॉमर्स के लिए 200 रुपये पर मंथ पे मैं आपको ट्यूशन दूंगा। ये बात 2012 जून की है। उसमें एक बच्चा आया, कुछ दिनों के बाद एक बच्चा और आ गया। कई बार ऐसा होता था कि मैं अपने टाइम पे पढ़ाने पहुंच जाता था और वो 2 बच्चे कई बार नहीं आते थे, तो मुझे ऐसा लगता था कि शायद ये अब कल से नहीं आएंगे। एक डर सा लगता था कि लगता है शायद इनको मेरा पढ़ाना अच्छा नहीं लगा, इसलिए वो अब लगता है कल से आएंगे नहीं। कई बार डिमोटिवेट होता था। फाइनली जब धीरे धीरे उसमें मैंने पेशेंस रखा, क्योंकि मेरे पास कुछ और ऑप्शन नहीं था, तो लगता था कि नहीं, इसी को कंटिन्यू करना पड़ेगा। धीरे धीरे करके बच्चे बढ़ते रहे। फिर एक बहुत अच्छे राइटर हैं, देश भर में काफ़ी पॉपुलर है, डॉक्टर SK सिंह साहब। किसी तरह उनसे मुझे टाइम मिल गया और वो हमारे कोचिंग में आए और उन्होंने काफ़ी मोटिवेट किया। इस तरह से धीरे धीरे आगे बढ़ते हुए मैं अभी फ़िलहाल कह सकता हूँ कि एक हैरत की बात भी लगेगी शायद आपको कि बिहार भर में करीब 6.5 लाख स्टूडेंट्स साइंस का एग्ज़ाम देते हैं, करीब 6.5 लाख स्टूडेंट्स आर्ट्स का एग्ज़ाम देते हैं और सिर्फ 65,000 स्टूडेंट्स कॉमर्स में आते हैं।
ओनली। ये कहीं ना कहीं दिक्कत की बात है। मुझे लगता है कि गवर्नमेंट को इस बारे में सोचना चाहिए, मोटिवेट करना चाहिए, इस चीज़ को प्रमोशन ज़रूरी है, क्योंकि कॉमर्स में बहुत कम बच्चे आते हैं। अगर आप इसको डिस्ट्रिक्ट वाइज डिवाइड कर देंगे तो लगभग 1600 या 700 बच्चे एक डिस्ट्रिक्ट में पढ़ते हैं कॉमर्स ओनली। तो 600, 700, 800 बच्चों की भी भीड़ कोचिंग में रहती है, और ये हमारे लिए काफ़ी एक स्ट्रगल भरा रहा, लेकिन बहुत हर्ष का विषय है कि आसपास के 2-4 डिस्ट्रिक्ट में, अगर मैं कहूँ कि जो कॉमर्स को जानते हैं तो कम से कम टी आलम को जानते होंगे, तो ये बहुत आश्चर्य का विषय नहीं होगा। सैकड़ों बच्चे को हमने भेजा चार्टर्ड अकाउंटेंसी में। बहुत सारे कई स्टूडेंट्स हमारे चार्टर्ड अकाउंटेंट होने के बाद दरभंगा में भी ऑफिस चला रहे हैं। आसपास के जितने बड़े ऑर्गेनाइजेशंस हैं वहाँ पर हमारे स्टूडेंट एज एन अकाउंटेंट काम कर रहे हैं। तो मैं कहना ये चाह रहा था कि मुश्किलें ज़िंदगी में आती हैं, उससे घबराना नहीं चाहिए, आपको लगातार कंसिस्टेंटली काम करते रहना चाहिए। टीचिंग फील्ड में भी अपना कैरियर बनाना बहुत आसान नहीं होता है, लेकिन असंभव भी नहीं होता है अगर आप लगातार इसमें कोशिश करेंगे, क्योंकि शुरुआती दौर में आपको बहुत कुछ झेलना पड़ता है, लोग आप पे विश्वास बहुत कम करते हैं, फिर आपको संदेह की नज़र से भी देखते हैं। अभी मैं अपने आप को अभी भी बहुत सफल व्यक्ति नहीं मानता हूँ, लेकिन चूँकि और आगे अगर आपको जाना है तो लगातार प्रयत्न करते रहना चाहिए, और ये मैं दुआ आप लोगों से भी करने के लिए कहूँगा। इसी बात के साथ मैं अपनी बात को समाप्त करता हूँ। अहाँ सब एकरा सब्सक्राइब करू, लाइक करू, और जत्ते से जत्ते मैथिल छै उनका बीच में शेयर करू, और नया नया प्रेरणादायक कहानी बहुत सारा खिस्सा अहाँ के सुनल मिलत, तो बस बनल रहू।